हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम लोग एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा सा हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। आगे की क्लासेस जो आएंगी हायर क्लासेस में डिटेल में हमको पढ़ना है। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा खत्म करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो जो इस चैप्टर के अंदर आती है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज आती है इसमें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बच्चों? एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल एंड सम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमने चार पढ़े हैं मैथ्स में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहा है और कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है उसमें, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, सेवन सेवन एन। एक इक्वेशन है हमारी 7n+2, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन को आप देखो, मैं इसको n भी कह सकता हूँ, x भी कह सकता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो नंबर होता है, अननोन नंबर, जो जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, इसीलिए उसको वेरिएबल बोला जाता है मैथ्स के अंदर। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड, पी, क्यू, एन, कुछ भी हो सकता है अल्फाबेटिक्स में जिसकी वैल्यू वेरी करती है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है एन। एन हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। दूसरा टर्म आती है हमारा, दूसरा वर्ड आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर जिसमें जो वेरी नहीं करेगा, जो फिक्स होगा, विदाउट एनी वेरिएबल, बिना वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर है टू। टू यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, एन यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। और इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में ऑपरेशन किसका हो रहा है? प्लस का। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन। तो वेरिएबल भी समझ में आ गया, कांस्टेंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, ऑपरेशन भी समझ में आ गया। अब ऑपरेशन के थ्रू यदि हम किन्हीं भी वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं प्लस या माइनस के थ्रू, तो उन्हें उनको बोला जाता है टर्म। टर्म क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक प्लस का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और प्लस के राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है। तो इसमें कितनी टर्म हो गई? 1+1, 2। इस इक्वेशन में टू टर्म्स, क्योंकि प्लस के साथ लेफ्ट और राइट में दो टर्म्स आ रही है, तो दो टर्म्स का ये एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है? तो किसी भी वेरिएबल का जो नंबर होता है, जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उसके साथ कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट टर्म लिखी होती है, उसे बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट। तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो फॉर एग्जांपल, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है 7n+2, इसमें जो 7 है, ये 7 कहलाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ एन। एन का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 7 है बच्चों, साइन के साथ लेते हैं। यदि ये -7n लिखा होता तो इसको हम बोलते हैं -7 कोएफिशिएंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये +7 का हो गया। तो हमने चीजें समझ ली, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अब आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, जो हमने यहाँ देखा, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। ठीक है। यदि इस इस एक्सप्रेशन में हम एक इक्वल टू का साइन लगा दें और उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज रख दें, तो ये कहलाता है हमारा इक्वेशन। तो स्टेटमेंट विच सेज दैट द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन में ही अपने आप में डला हुआ है सफिक्स इक्वल, इक्वेशन। तो ये देखिए, एक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा 4x-7, और इसको हमने 5 के इक्वल कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 4x-7 = 5, ये बन गया हमारा इक्वेशन। सिंपल है। अब इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हो गई? यदि हम देखेंगे तो एक टर्म है, दो टर्म है और तीन टर्म है, तो इसमें तीन टर्म्स हो। ठीक है जी। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? 5 भी कांस्टेंट है और 7 भी कांस्टेंट है। माइनस का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, और x जो है वो है हमारा वेरिएबल, और x का जो कोफिशिएंट है वो है हमारा 4। 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x।
तो ये हमें इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लीनियर एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। लीनियर का मतलब होता है वन। किसी भी एक्सप्रेशन में यदि आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी, जैसे एक्सप्रेशन ये लिखा है 4x-7, लीनियर एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? x है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है वन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? लीनियर का मतलब वन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल जब लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक नंबर लिया, हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया x² + 1। अब x² + 1 क्या लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या वन है? नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? टू है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है लीनियर एक्सप्रेशन। यदि एक और वेरिएबल लिखा है हमारा z² + 2z + 3, तो ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल जो z है, इसकी हाईएस्ट पावर है टू, जो कि वन नहीं। ठीक है ना? तो लीनियर एक्सप्रेशन वो सब होते हैं जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है। ये क्लियर हो गया हमें? अब आता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन भी वही होगा यदि उसको हम इक्वल टू के साइन के बराबर कर देंगे और हम वहां पर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक यहाँ पर ये लिखा है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन। इट कुड बी ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? जैसे हमने ऊपर लिखा था 4x-7 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है? इक्वेशन है, ये हमको पता है बिकॉज इक्वल का साइन आ रहा है। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर है वन। तो ये हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल हैं इसमें? इसमें एक ही वेरिएबल एक्स, तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जो हमारे सिलेबस में है। यदि इसको हम ऐसा लिखते 4x-3, 4x-3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आ जाते हैं? यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल आता है, एक वाई आता है, तो दो वेरिएबल हो गए। और हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे इनकी वन ही है। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, जो कि अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हम इसको रूल आउट करते हैं, अभी ये हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो 4x-7 इज इक्वल टू 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल भी हमने समझ लिया। इसको लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये कहलाता है, ये होता है ax + b इज इक्वल टू c। जनरली इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ए बी और सी क्या है? हमारे कोई भी रियल नंबर है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जी। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब इसके बाद ये कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने, जैसे x + 7 इज इक्वल टू 15, डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। y-2 इज इक्वल टू 23, या p-4 इज इक्वल टू 11, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन है। और एक वेरिएबल होगा तो वन वेरिएबल हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देर इज एन इक्वालिटी साइन इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है तो उसमें इक्वल टू का साइन आएगा ही आएगा। दूसरा, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एलएचएस। और जो एक्सप्रेशन होता है राइट हैंड साइड में, उसे बोलते हैं आरएचएस। फॉर एग्जाम्पल, 4x-7 इज इक्वल टू 3। सपोज एक इक्वेशन हमें दी है, तो इसमें इक्वल टू का साइन इक्वालिटी होना जरूरी है, तभी इक्वेशन होगा। अब इक्वल टू इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको बोलते हैं आरएचएस। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब इन लीनियर इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट दिस हैपेंस फॉर सम वैल्यूज। जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तो होना ही चाहिए तभी इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये किस जो वेरिएबल उसमें है एक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो एक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन इक्वल होगी।
और जो वैल्यू निकालेंगे हम, जो हम आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालें। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अ, अब आता है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो सिंपल जैसे हमारा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो आप नंबर लाइन जानते हो कैसे बनाते हैं हम। तो नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा पॉइंट होता है जीरो नंबर लाइन के, और जीरो से इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं। x इज इक्वल टू 2 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम राइट साइड में जाएंगे बिकॉज प्लस है, तो 1 और ये 2, तो ये हमारा पॉइंट हो गया x इज इक्वल, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। अब आता है हमारा सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड। तो बच्चों दो मेथड आपको दोस्तों पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड से, और आपको थोड़ा हिंट होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी इनका यूज किया होगा, बट यहाँ पर हम इनको डिटेल से पढ़ें। दो मेथड, फर्स्ट मेथड कहलाता है हमारा बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखिए। बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट with the same number on both sides without disturbing the balance to find the equation, to find the solution of the equation। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी किसी नंबर से और राइट हैंड साइड में, और उसके अंदर सॉल्व करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालें, बैलेंस रखना है हमें बस। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर 3x - 10 इज इक्वल टू 14 दिया है, 3x - 10 इज इक्वल टू 14। अब ये हमें नंबर दिए, एक इक्वेशन दिए, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें। सॉल्व करने का मतलब ही होता है वेरिएबल को फाइंड करना। तो देखते हैं कैसे करेंगे बैलेंसिंग मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एक टर्म आ रही है, कांस्टेंट क्या आ रहा है -10, तो पहले हम कांस्टेंट को उड़ाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट का साइन कैसा है, नेगेटिव है, -10। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एड 10, एड 10 बोथ साइड। हम क्या करेंगे, 10 को ऐड करेंगे दोनों साइड, ताकि हमारा 10 यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए कैसे हटेगा, 3x - 10 है, इसमें हमने ऐड करा 10 को, अब लेफ्ट हैंड साइड में करा तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना है, इसीलिए तो इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये हो गया। अब ये 10 प्लस का है और ये 10 माइनस का है, तो आपस में कट गए एक दूसरे से। तो हमारा आ गया 3x = 24। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 पे क्या करना है, हमें वेरिएबल निकालना है। वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, 3 का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, उल्टा करना है, यहाँ पे माइनस हो रहा था तो हमने प्लस कर दिया एट बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड 3 बोथ साइड, जो भी है उसका उल्टा कर दो, बस दोनों साइड करना है और एक साइड नहीं, क्योंकि इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो 3x × 1/3 इज इक्वल टू 24 × 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट गया, और 3 से कटेगा यहाँ पे 24, तो 3 8 = 24। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 8, और ये आपका आंसर है दोस्तों। x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन 3x - 10 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे को समझ में आ गया बैलेंसिंग मेथड के थ्रू। आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा मेरे ईमेल के ऊपर भेज करके कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शंस के अंदर। और इसके बाद दूसरा जो मेथड आता है, वो मेथड होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। अच्छा, आप इसको रीचेक और वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपकी x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आपकी आई थी इस वाले इक्वेशन में, x इज इक्वल टू क्या आया था, आपका आया था 8। तो जो 8 आया था उसको हमने यहाँ पे क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखा, 3x - 10 इज इक्वल टू 14 इक्वेशन थी। तो हम वेरीफाई करने को यदि आएगा, तो x की जगह आप क्या रख दोगे, 8 रख दो। तो 3 × 8 कितना होता है, 24 - 10, ये हो गया 14। तो आपको क्या मिल गया,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, तो इससे ये इक्वेशन वेरीफाई भी हो गई। तो वेरीफाई करने को भी यदि आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग मेथड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, सॉल्यूशन निकालने का। ये कहलाता है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं, बहुत अच्छा मेथड है और ज्यादातर बच्चे इसी को यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान भी होता है और प्रैक्टिस के अंदर आ चुका है। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं, हम नोइंगली और अननोइंगली हम इसी मेथड को यूज करते हैं, जाकर ट्रांसपोज कर देते हैं। मतलब जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऐड कर देते हैं। इन दिस मेथड we need to transpose or transfer the constant or variable from one side to another until we get the solution. When we transpose the terms, the sign will get changed. That is very important. साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मेथड। अब करके देखते हैं, 2x+10 इज इक्वल टू, हमको 4 एक इक्वेशन दी है हमें सॉल्व, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 10 आ रहा है कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 10, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, तो हम इसको राइट हैंड साइड ले, तो क्या हो जाएगा, 2x = 4। अच्छा ये प्लस का साइन था, +10 था, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन विल गेट चेंज, तो ये हो जाएगा 4 - 10। अच्छा अब हमें क्या मिल गया बच्चों, 2x = 4 - 10 कितना होता है, -6 होता है। अब हमारे पास कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो फिर आपको इसको भी हटाना है यहाँ से। तो आप क्या करोगे, आप फिर लिखोगे ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम, कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है तो आप कहाँ ले जाओगे, ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से जब आप 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो इसको जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे क्या हो जाएगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई था लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कट गया 2 × 3 = 6, और आपकी आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -3। So this is called transposing method to find the solution of any linear equation with one variable. आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। डिफरेंट एग्जांपल्स लेना और इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। और इसके बाद आप वेरीफाई और रीचेक सेम मेथड से कर सकते हो जैसे हम। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने वैल्यू निकालना सीख लिया। अब इसकी एप्लीकेशंस के इस वैल्यूज को कैसे देखते हैं कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे वी कैन use the concept of linear equation in our daily routine also. There are some situations where we need to use the variable to find the solution. इस वेरिएबल्स को सिचुएशंस पे दिए हुए हैं, जैसे आपको उनको निकालना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 25 टू गेट 75। अब हमसे यदि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम क्या करें, क्या नंबर ऐड करें 25 में कि 75 मिल जाए, तो हमने लिख दिया लेट, एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया, लेट एक्स बी एडेड टू 25, ठीक है। तो हमने x को जब 25 से ऐड किया, x + 25 टू गेट क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे 75। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज कर दें 25 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो जब आप लेके जाओगे तो आपका साइन चेंज हो जाता है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो क्या हो जाएगा 75 - 25, कितना मिल गया आपको, 75 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 50। तो ये नंबर 50 को यदि आप ऐड करोगे 25 में तो 75। तो दैट इज हाउ वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड द अननोन नंबर। एक और यहाँ पर एक हम देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, एक हमको दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100 एंड वन ऑफ देम इज 65, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सेम हमने मान लिया, लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स।
तो दोनों नंबर का सम कितना है, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर हमारा 65 है। तो एक्स प्लस 65 दोनों का सम कितना दिया है, हमें 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर दें, 65 को ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, साइन चेंज हो जाएगा। तो 100 - 65, जब 100 में से 65 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो एक्स की वैल्यू हो गई 35। इस तरह से हम अननोन नंबर्स को यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन के अंदर। कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आइडिया देने के लिए हैं आपको। आप लोग प्लीज इसको पूरा देखना, उसके बाद बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या बाहर से भी उनको प्रैक्टिस करना। और नहीं, यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज मुझे ईमेल करके, व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा। आप लोग मुझे भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ईमेल से मुझे काफी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन करके बता दूंगा। बट इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल whose area is 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी ब्रेथ निकालनी है हमें, ठीक है ना। हमें एरिया इसका दिया हुआ है कितना, 96 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ भी हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमको दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमको कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और जो उसका ब्रेथ है वो हमें निकालनी है। तो हमने वो ब्रेथ क्या मान ली, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एस, जैसे इस फिगर में माना है। ठीक है, एस ए बी एल कुछ भी मान सकते हो, बी कुछ भी जो आप चाहो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको एस के साथ 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको एस निकालना है, तो आप ट्रांसपोज करोगे। तो 96 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 यहाँ से इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया एस। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो, 12 × 1 = 12, 12 × 8 = 96, तो आपकी जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ट्रांसपोजिंग मेथड या बैलेंसिंग। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी। सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में यदि वेरिएबल दिए होंगे तो क्या करोगे। कुछ डरने वाली बात नहीं है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही अभी भी करेंगे और आंसर निकलता है। इसमें क्या करना है, इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी नीड ब्रिंग ऑल द कांस्टेंट ऑन वन साइड एंड ऑल टर्म्स विद वेरिएबल ऑन अदर अदर साइड एंड देन कैन सॉल्व। मतलब क्या करना है हमको, यदि हमारे दो वेरिएबल आ रहे हैं इक्वल टू के, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल को ट्रांसपोज करके एक साइड लिख लो, और कांस्टेंट कांस्टेंट को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लिख लो, और उनको ऑपरेशन प्लस माइनस करके और आंसर निकल गया। देखते हैं कैसे करें। हमें दिया हुआ है 2x - 3 इज इक्वल टू 6 - x। तो यहाँ पर हमको देख रहा है वेरिएबल है x और 2x, तो हम क्या करते हैं, हम x को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 को ट्रांसपोज करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको हम लेके जा रहे हैं दूसरी तरफ, कांस्टेंट 3 को राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो साइन चेंज हो जाएगा, हमने पढ़ा है अभी, इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड आकर के ये प्लस का x हो जाएगा। सिमिलरली 6, और ये साइन माइनस का है, इसको जब हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x + x कितना हो गया हमारा 3x, और 6 + 3 कितना हो गया हमारा 9। तो अब इसके बाद क्या करना है, फिर से हमें ट्रांसपोज करना है। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ट्रांसपोजिंग। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और आंसर आपका आ गया 3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि दोनों साइड वेरिएबल है तो कैसे करना है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड कर लो, ट्रांसपोज करके सॉल्व। अब इसके बाद कुछ और वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे शायद डिस्कस किया। यस, देयर आर फ्यू मोर एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, रेनूज एज इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हर यंगर ब्रदर। रेनू की एज अपने छोटे भाई से 4 गुना है, 4 टाइम्स है। 5 years बैक हर एज वॉज 9 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर्स एज। 5 साल पहले उसकी जो एज थी अपने भाई से 9 टाइम्स, 9 टाइम थी, 9 गुना थी। तो फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एज।
तो जो भी हमें फाइंड करना होता है ना दोस्तों, उसको हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लेट रेनूज ब्रदर प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली एक्स। ठीक है जी। तो उसके ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, सॉरी उसके ब्रदर की प्रेजेंट एज हमने एक्स मान ली, तो रेनू की एज क्या हो जाएगी, रेनू की प्रेजेंट एज हो जाएगी कितने टाइम से, 4 टाइम्स, तो 4x हो जाएगी, क्योंकि ये लिखा है 4 टाइम्स ऑफ ब्रदर्स एज। ये आ गया। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 years 5 years बैक, 5 साल पहले रेनू के ब्रदर की एज कितनी होगी, आप सोच के बताओ। आपकी यदि आज एक 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, ऑब्वियसली 5 साल होगी, 10 - 5। तो इनकी भी एज में से 5 माइनस कर देते हैं, तो ब्रदर की एज हो जाएगी x - 5, और रेनू की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी, रेनू की एज हो जाएगी 4x - 5। ऐसे ही तो देखेंगे, 5 साल पहले माइनस कर दिया। अब वो रिलेशन क्या दे रहे हैं इन दोनों के बीच में, 5 साल पहले रेनू की एज वॉज 9 टाइम्स ऑफ ब्रदर एज। तो इसका मतलब यदि रेनू की ब्रदर की एज में नाइन का मल्ट 9 का मल्टीप्लाई कर दे रेनू के ब्रदर की एज में 9 का मल्टीप्लाई कर दे, तो वो रेनू की एज के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, 4x - 5 इज इक्वल टू 9, 9 × x-। ये हमको रिलेशनशिप दिया होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, 4x - 5 इज इक्वल टू 9x - 45। अब देखिए दोनों साइड वेरिएबल आ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा है कि ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम। तो ट्रांसपोज में हम एक्स एक्स को इस साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 4x - 9x, और जो कांस्टेंट कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं -45 +5। तो 4x - 9x कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा माइनस का 5x, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा साइन विद अ बिगर नंबर, तो -5x आ गया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा माइनस का 40। अच्छा, माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, दोनों साइड में माइनस है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्दर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40/5, नीचे आ जाएगा 40/5, एक्स इज इक्वल टू आ गया 8। तो इसका मतलब रेनू के ब्रदर की एज कितनी आ गई, हमारे रेनू के ब्रदर की एज आ गई 8 इयर्स। प्रेजेंटेज, हमसे प्रेजेंटेज पूछिए ना, तो प्रेजेंटेज हमने 8 एक्स ली थी, तो 8 ईयर आ गई। और रेनू की जो प्रेजेंटेज है वो 4x है हमारी, तो 4 × 8 कितना हो गया, 8×4 = 32 ईयर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे इस पिटारे में हैं कि नहीं। यस, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू अ सिंपलर फॉर्म, ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको इसको रिड्यूस करना है। पहले इसमें आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से करना है। पहले क्या करो आप, देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और एक राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे एलसीएम। पहले आप ये वाला, अब इसी इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखनी है। हमने लिख लिया x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 +1/4 और +1, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं इसको 1 मान सकता हूँ, एक ही बात है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा 10। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैंने एलसीएम ले लिया 10। अब ये एलसीएम लेने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने 6th क्लास में और 7th क्लास में सीखा होगा। यदि नहीं आता है तो मेरे वीडियो को देख लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये इसके लिए दोबारा से अपने वीडियो को आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो आप देख सकते हो, और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो हमारा यहाँ पे कॉमन एलसीएम 10 आ गया, ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 10, तो 5x -5 × 2 = 10, 2 × 1 2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 4 3 और 1 है, तो 4 3 = 12, 12 आ गया, तो 3 4 = 12, ये हो गया 4x, 4 3 = 12, 3 और +12, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5x - 2/10 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 4x + 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 15 होता है, और ये 12।
अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो हम क्रॉस वर्ड्स खेलते हैं ना, पजल्स खेलते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों को तलवार से ऊपर, और ये यहाँ पे चला जाएगा, दोनों दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 ब्रैकेट में 5x-2, और यहाँ पर आपके आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 4x+15। यहाँ पर आप 10 और 12 को काट भी सकते थे, लेकिन अभी मैं आपको इनिशियल लेवल पे समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं काट के नहीं दिखा रहा, काट के और आसान हो जाएगा। पर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, 12 5 जा 12 पंजे, ये हो गया हमारा 60x-24 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना 40x, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और +150। अब देखिए आप, हमारी वही इक्वेशन बन गई, दोनों साइड वेरिएबल है ना इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, तो पहले 40 को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो साइन चेंज हो जाएगा, 60x-40x, और कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साइड में ले गए, तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, 150 और +24। अब 60 में से आपने 40 को जब माइनस करा, 60 - 40 होता है आपका 20x, और इज इक्वल टू 150 +24 कितना हो जाएगा, 160 170 170। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, ट्रांसपोज करके 174/20, ये आपका वैल्यू आ गई x की। इसको आप फर्दर लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। लोएस्ट फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आपका एक कट जाएगा यहाँ से, और कट पिट करके, या मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर सही। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो हमें करना इसी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यदि ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा और एक और तरीके से रिप्रेजेंट करें, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यदि कोई इक्वेशन हमको दी है इस टाइप से, ही सेम इक्वेशन जो हमने पीछे, लेकिन वो हमें फ्रैक्शन में थी, ये हमें लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको रिड्यूस करके हम लीनियर फॉर्म में लाएं। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपल तरीके, सबसे पहले क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जो हमने ऊपर किया था, पहले सॉल्व किया था एलसीएम लेके, यहाँ पर हमें एलसीएम तक पहुंच गए, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x+1 में, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2x+3 में। अब ब्रैकेट खोल दो इसका, तो 8 × x हो गया 8x +8, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है, ये हो गया 3 × 2 = 6x, और ये हो गया 3 × 3 = 9। ये हम अब इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, साइन चेंज हो जाएगा, 8x - 6x इज इक्वल टू 9 - 8। तो ये आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ट्रांसपोज करके 1/2, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। विद दिस हमारा लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है क्लास 8 का, सारे कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस हमको और सारे मिलते रहें, और जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।